हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम डिवीजन सीरीज फॉर जीके का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया था। और आज इंडियन पॉलिटी के अंदर जो अपन चैप्टर लेने वाले हैं वो है सलाइंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसे कि कैलकुलेशन बैच जो स्टार्ट किया था एफआईक्यू सीरीज के लिए, उसका शेड्यूल कुछ इस टाइप से है, जिसके अंदर सबसे पहली क्लास जो है वो इनइक्वालिटी की हो चुकी है। उसके बाद में लॉगरिथम की क्लास भी हो चुकी है। कल जो क्लास आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास आपको देखने को मिलेगी। और इस टाइप से टोटल अलजेब्रा के 10 क्लासेस के अंदर 10 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ये क्लासेस 14 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी, जिनका टाइमिंग सुबह 9 बजे है। तो आप इन क्लासेस का नोटिफिकेशन लेने के लिए अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रेप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप एक भी क्लास को मिस ना करें। इसके साथ में एफ आई क्यू सीरीज फॉर इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर पहला हमने ईडीएम का क्लास किया था, उसके बाद सेकंड क्लास इन्होंने इंटरव्यू का भी किया था। ठीक है, तो क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही है। आप रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कीजिए और आपके एनडीए के जो सपने को है वो साकार कीजिए डिफेंस प्रेप के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, जो सलाइन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। सबसे पहले अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जिसको अपन ने हाथी के शेप का भी बताया था। अब हमने यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बीच में फर्क देखते हैं क्या होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कंपाइल किया जाता है स्ट्रक्चर वे के अंदर, सिस्टमेटिक वे के अंदर, कुछ लोगों के द्वारा। और अनरिटन के अंदर जो होता है वो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ भी चीजें लिखी हुई नहीं होती है, रिटन के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद में आता है फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। इसके बाद अगर अनरिटन की बात करते हैं तो ये नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। इसके बाद इसको अमेंड करना इजी नहीं होता है। जैसे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट की एक स्पेसिफिक सदस्यों की जरूरत पड़ती है। जब उनकी कंसेंट अपने को मिलता है तभी जाके वो अमेंड होता है, अन्यथा वो नहीं होता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसको इजीली कभी भी आप अमेंड कर सकते हो। रीजन क्या है? जैसे बोलता है ना कि हमारा रूल रहेगा, हमारा नियम रहेगा, जो मुन्ना बोलेगा वही नियम चलेगा। तो अमेंड करना इजी रहता है। जैसे कि यूके के अंदर है, यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन वो अनरिटन टाइप का है। और अनरिटन टाइप का है तो जैसे कि मोनार्कल वहां पे चलता है, आज भी राजा रानी वहां पे राज करते हैं, उनका बोला हुआ ही सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो ये यूके से रिलेटेड आप कर सकते हो। आगे तरफ चलते हैं। जैसे कि 26 नवंबर 1949 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उसके टाइम पे 395 आर्टिकल थे, 22 टोटल पार्ट थे और 8 शेड्यूल के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और इसके साथ में एक प्रियम्बल भी अपने को देखने को मिला था। प्रेजेंटली बात करें तो 470 आर्टिकल देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा और 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि पार्ट टोटल पहले कितने थे, 22 थे, अब 25 बन चुके हैं। तो वो क्या हुआ था कि टोटल तीन जो ऐड हुए वो कौन से हुए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट 7 जो था ना उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो पार्ट 7 को डिलीट किया तो कितने बच गए? 21 बच गए। तो हेड टोटल 25। तो इन चार नए ऐड हुए, कौन कौन से हुए? एक तो फोर्थ ए नया ऐड हुआ था, फिर नाइन्थ ए नया ऐड हुआ था, फिर नाइन्थ बी नया ऐड हुआ था, और इसके बाद में 14th ए वाला जो था वो पार्ट नया ऐड हुआ था। तो आपको याद क्या रखना है कि सेवंथ वाला जो था उसको हटा दिया गया था। बच गए चार जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, वो कौन कौन से हुए हैं? फोर्थ ए ऐड हुआ है, नाइन्थ ए ऐड हुआ है, नाइन्थ बी ऐड हुआ है और 14th ए ऐड हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। कुछ चीजें अपन देखने वाले हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है दिस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी एक देश के अंदर एक से ज्यादा लेवल की अगर गवर्नमेंट होती है उसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर 3 टियर गवर्नमेंट चलती है। यूनियन और सेंटर में गवर्नमेंट होती है, उसके बाद में स्टेट के अंदर भी गवर्नमेंट होती है, और लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत के चुनाव हो गए, प्रधान हो गया, ये सब क्या है? लोकल बॉडीज के अंदर आते हैं। तो यूनियन स्टेट, यूनियन और सेंटर के अंदर एक चलेगी। तो 3 टियर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके बाद में अमेंड की बात की थी पीछे के बाद। तो अमेंडेड का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल चेंज टू कोई भी लॉ हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, इसके अंदर अगर हम फॉर्मली कोई चीज चेंज करते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात हुई कि अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। यानी ये एजेंट नहीं होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। जो स्टेट की बात करें, ये अथॉरिटी रखते हैं कि हम सेंटर से कॉन्स्टिट्यूशन के से जो है वो क्या लें, अपने पावर्स को लें।
तो ये अंडर फेडरलिज्म का एक पार्ट होता है। अब बात करें इंडिया के पास में फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी बेस है, यूनिटरी बाइस है। मतलब जो गवर्नमेंट जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट आ गई, जैसे इंडिया कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, या आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आ गई, या और कोई भी पार्टी गवर्नमेंट आती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि सेंटर में तो अभी बीजेपी काम कर रही है। तो तो ये याद रखना कि फेडरेशन क्या है, यूनिटरी बाइस है। यानी जो सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, उसके ऊपर बाइस होता है ये फेडरलिज्म। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये दोनों चीजें अपने को इंडिया में पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सेंटर में काम करती है, यूनाइटेड बेस होती है। ठीक है, उसके बाद आगे तरफ बढ़ते हैं कि फेडरल फीचर और यूनाइटेड फीचर में अंतर क्या होता है। थोड़ा इसमें डेफिनेशन में डाल देते हैं। फेडरल फीचर क्या होता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो फेडरल फीचर के अंदर आता है। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, एकता, यूनाइट करना, कोई चीज को यूनाइट करना। यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया, मतलब सभी जजों का, सभी जुडिशरी उनका सहमति, इंटीग्रेटेड हो गया। ऑल इंडिया सर्विस हो गया, जैसे कि यूपीएससी की बात करते हैं। इमरजेंसी प्रोविंसेस हो गए। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, जो गवर्नर्स होते हैं हर स्टेट के, एक से ज्यादा भी स्टेट के गवर्नमेंट गवर्नर सेम हो सकते हैं। जैसे कि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 हुआ था, उसके अंदर ये बात हो एड ऑन हुई थी, वो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो फीचर होते हैं यूनाइटरी बेस होते हैं। तो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि कौन सा इसके अंदर यूनाइटरी बेस है, यूनाइटरी फीचर है। आपको इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसे आपको टिक करना है। कौन कौन से होते हैं जो यूनाइट करते हैं, जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया, ऑल इंडिया सर्विस हो गया, जैसे कि इंडिया जो आईएएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट वाले जो होते हैं, ठीक है, सर्विसेज वाले। इमरजेंसी के जो प्रोविंसेस होते हैं वो भी यूनाइटरी बेस होते हैं, और गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करता है वो यूनाइटरी बेस है। अब फेडरल फीचर की जैसे बात कर रहे थे, तो इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी हो गया, रिजिडिटी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली रिजिड है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है, तो जो रिजिडिटी आता है वो फेडरल फीचर होता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंस है। इसके अलावा बाइकलिज्म हो गया। बाइकलिज्म का मतलब जैसे कि लोकसभा राज्यसभा दो चेंज सकती है, ड्यूल गवर्नमेंट हो गया, ये सारा का सारा फेडरल फीचर में आता है। इसको याद कैसे रखोगे, तो याद करने का तरीका है उसमें है सर, SIR, सर BD, सर BDW, ऐसे आप याद रख सकते हो। एस का मतलब सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई का मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर का मतलब रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टी का मतलब आ जाएगा बाइकलिज्म, डी का मतलब आ जाएगा ड्यूल गवर्नमेंट, और डब्ल्यू का मतलब आ जाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो बच गए वो यूनाइटरी फीचर। क्लियर है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। अब इंडियन फेडरलिज्म के अंदर किसी ने क्या कमेंट किए थे वो अपने को याद होने चाहिए। जैसे इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म बोला गया था केसी वियरे के द्वारा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, के क्यू या क्यू के। जैसे के का साउंड आ रहा है, क्यू के का कै का साउंड आ रहा है। तो क्वासी फेडरलिज्म केसी वियरे ने बताया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो वो ग्रेविन ओस्टर ने बताया था। आगे जाके अपन कैग पढ़ेंगे, ठीक है, तो कैग से याद कर सकते हो कि ग्रेविन ओस्टिन ने क्या बताया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया था। उसके बाद आता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बताया था मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखना कि अगर पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि इंडियन फेडरलिज्म के बारे में किसने क्या कमेंट किया था, तो क्यूकेसी वाला आया था, तो क्वासी फेडरलिज्म जो कि केसीबी ने किया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैग यानी कि ग्रेविन ऑस्टिन ने किया है, और बार्गेनिंग ऑफ फेडरलिज्म की बात जो की थी वो मोरिस जोन्स ने की थी। इसके अलावा इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ये आपको याद रखना है, जो कि अपन ने यूके से लिए, आगे पढ़ेंगे भी कि कौन सी चीज कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने ली है, वो एक अलग क्लास है। तो इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, तो ये पावर का सेपरेशन हुआ है इंडिया के अंदर। वो तीन ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। पहला है लेजिस्लेचर, जो कि क्या करता है, लॉ को मेक करता है, जो कानून बनाता है उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो एग्जीक्यूट करते हैं, कैरीज आउट लॉ, जैसे पार्लियामेंट में होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं। और जुडिशरी का मतलब क्या हो गया, जुडिशियल, जो कि एवेल्यूट करता है, चेक करता है कि वो कानून बना है वो सही बना है गलत बना है, तो वो जुडिशरी का काम है। तो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के अंदर है। और ये लेजिस्लेचर हो, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, और एग्जीक्यूटिव हो गया, तीनों आपको पार्ट याद रखने हैं। तीन ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आगे तरफ बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज
कंसाइसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात किसने बताई थी? ये बी आर अम्बेडकर साहब ने बताई थी। ठीक है, कि ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आत्मा, यानी आत्मा के बारे में बात हुई है। फंडामेंटल राइट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? आत्मा है। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज बाय पावर ऑफ द स्टेट। यानी कोई भी स्टेट को यहाँ पे रेफर किया गया है कि पूरा कंट्री से रिलेटेड, कि कोई भी स्टेट है वो कोई पावर को एब्सोल्यूट एक्सरसाइज पावर कर रहा है, उससे बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं। आगे फिर बढ़ते हैं। अब आता है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है वन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। यानी किसी भी देश का एक धर्म नहीं है। अगर ये बात हो रही है तो हम सेक्युलरिज्म की बात करें, जैसे कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सारे हैं भाई भाई, वो बात करते हैं क्योंकि इंडिया के पास में क्या है? सेक्युलरिज्म है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि टू टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म होता है, एक तो नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव वाला कौन सा है? स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं है, तुम कुछ भी लड़ाई करो धर्म के बारे में, हमें लेना देना नहीं है, जैसे कि यूएसए के अंदर होता है। तो वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन सा होता है? स्टेट इज इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर। अगर मान लो कोई रिलीजियस मैटर हो रहा है तो सरकार इंटरफेयर करेगी, तो जैसे कि इंडिया के अंदर होता है, तो वो पॉजिटिव एक फीचर है। द आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम मैनी सोर्सेस, हमने बात भी की थी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके जो आइडिया कहाँ कहाँ से बोरो किए गए थे, बहुत अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो आगे वाले क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अब आता है कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने बात किया था कि टोटल सबसे पहले कितने शेड्यूल थे, यहाँ पे देखो हमने बात कर रखी है, कितने शेड्यूल के बारे में बात की थी? 8 शेड्यूल की बात की थी। अभी कितने शेड्यूल हो चुके हैं? टोटल 12 शेड्यूल हो चुके हैं। वन बाय वन पढ़ते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल है। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 1 जो है वो आपको क्या बताता है? नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कि कौन से टेरिटरी की कितना जुरिडिक्शन एरिया है। जैसे बोलते हैं ना, जब हम कहीं पे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, बोलते हैं ये हमारे एरिया में नहीं आता, आप जहाँ पे ये कोई भी गलत काम हुआ है आप उस एरिया के अंदर जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाएं, तो वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उस थाने का हो गया। ऐसे ही अपने इंडिया के अंदर भी जो पहला शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट के नेम, यूनियन टेरिटरी के नेम और उनके टेरिटोरियल जुडिक्शन को बताता है। अब आता है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 की बात करें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू एमेंडमेंट्स एंड अलावेंस, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनके जितने भी सैलरी की बात होती है, अलावेंस की बात होती है। इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात होती है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनकी बात होती है। आपको पता होगा चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। इसके अलावा जजेज हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, कैग जैसे हमने बात की थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो वो सारे के सारे जितने भी उनके सैलरी एमेंडमेंट्स और अलावेंस है, वो शेड्यूल नंबर 2 डिसाइड करता है। शेड्यूल नंबर 3 की बात करें तो ओथ एंड अफर्मेशन, यानी जो शपथ ग्रहण की जाती है, वो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों का आता है। जैसे कि जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, जजेस बनते हैं, कैग बनते हैं, इन सभी का ओथ एंड अफर्मेशन जो आपको देखने को मिलेगा, वो शेड्यूल नंबर 3 में देखने को मिलेगा। शेड्यूल नंबर 4 में राज्यसभा का एलोकेशन सीटें, जैसे आपने देखा होगा कि राज्यसभा में यूपी की है वो सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद में बिहार की बात करें तो अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा की अलग अलग सीटें बांटी गई, किसी स्टेट को कम मिली है, किसी स्टेट को ज्यादा मिली है, तो वो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर देखने को मिलता है। अब आता है शेड्यूल नंबर 5 की रिलेटेड है। शेड्यूल नंबर 5 है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस हैं उनके बारे में शेड्यूल नंबर 5 डिसाइड करता है, जिसमें अलग अलग स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टेट आपको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप तो इतना याद रख लीजिए कि जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल नंबर 5 में डिस्कस होते हैं। टोटल 12 होते हैं, 5 अपने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर। जहाँ जिस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का कोई भी गवर्नर है उससे कंसल्ट करके, यानी उससे वो क्या बोलते हैं अपन, उनकी सहायता लेकर, उनसे परामर्श करके प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया, तो प्रेसिडेंट के पास में ही पावर होती है। अब शेड्यूल नंबर 6 वो प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेट आ गए, यहाँ पे देखिए लगभग स्टेट कवर हो जाते हैं, इसमें कुछ स्टेट है, वो कौन से हैं?
एक तो है आसाम, एक है त्रिपुरा, एक है मेघालय और एक है मिजोरम। यानी आप इसको याद रख सकते हो, एटीएम विदाउट मनी, मनी नहीं है उसके अंदर, यानी मणिपुर नहीं आएगा। इस एम का मतलब मेघालय में लेगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेघालय के मणिपुर है, तो याद रखना है कि एटीएम में मनी ही नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है। उसके अलावा आसाम देखने को मिलेगा, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से ही क्या आता है, मिजोरम आता है। जो सेवन सिस्टर स्टेट होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, चार देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन अगर 50% हो जाता है, तब हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, यानी ट्राइब जिसमें 50% ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो शेड्यूल नंबर 6 के अंदर डिक्लेयर किया जाएंगे। दे कैन सेट अप देयर ओन डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल। यानी ये जितने भी हैं चारों के चारों, ये अपने हिसाब से लोकल, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लोकल गवर्नमेंट को सेट कर सकते हैं, या रीजनल काउंसिल जो ऑटोनोमस काउंसिल होती है उसको भी सेटअप कर सकते हैं। आगे तरफ चलते हैं, अब शेड्यूल नंबर 7 की बात करते हैं। शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट आती है जो कंटेन करती है अलग अलग सब्जेक्ट, यानी कौन किस पे कानून बनाएगा, वो अलग अलग लिस्ट है, जिसमें यूनियन के भी आते हैं, स्टेट के भी आते हैं, और जिसको अपन फेडरल प्रोविजन बोलते हैं। यूनियन लिस्ट होती है एक, तो एक होती है शेड्यूल लिस्ट, होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसको आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रख लीजिए कि 3 लिस्ट होती है, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अलग अलग चीज, जैसे मान लो कि यूनियन लिस्ट पे ओनली वही सब्जेक्ट कवर किए गए जिसपे यूनियन वाले क्या बना सकते हैं, वो भी कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट वाले बनाएंगे और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है। शेड्यूल नंबर 8 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है। स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले 8 शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज में टोटल 14 थी, अब 22 बन चुकी है। तो बड़ी है, कौन कौन सी बड़ी है वो अपने को पेपर में पूछा जा सकता है, इसे याद रखनी है। पहला कॉस्ट, अगर बात करें लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके अंदर सिंधी जो भाषा है, सिंधी जो लैंग्वेज है वो ऐड की गई थी 1967 के अंदर। याद कैसे लोगे, सिंधी 67, सिंधी 67, ऐसे आप याद रख सकते हो। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसके बाद में 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके अंदर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो कि 1992 के अंदर हुआ है। आपको ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था और कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई, तीनों याद रखनी है। तो पहला कब हुआ था, 21 रुपए का प्रसाद जैसे चलाते हैं ना तब। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सिंधी ऐड हुई थी 1967 के अंदर। फिर 71 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वो 1992 के अंदर हुआ है। फिर आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो आता है बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, जो भी 2003 के अंदर ऐड हुआ है। टोटल लैंग्वेज तो 4 है, लेकिन 2003 के अंदर ठीक होगी। BDSM, जो आप जानते भी होंगे BDSM क्या होता है। फिर आता है 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अंदर लैंग्वेज तो ऐड नहीं हुई, क्योंकि लैंग्वेज अभी देखो टोटल 22 बन चुकी है। 96 में जो ओडिया जो था ना नाम लैंग्वेज का, उसको बदल कर, मतलब उससे बदला गया था। पहले इसका नाम था ओडिया, वो आर से था, अब उसके ओडिया बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 के अंदर, तो ये नाम दिया गया था ओडिया, ओरिया की जगह पे। तो 8 के बाद में जो सॉरी 14 के बाद जो 22 बनी है वो याद होगी। 15वीं कौन सी थी, सिंधी थी 1967 के अंदर 21st। फिर 71 आएगा, और 21 और 71 को जोड़ोगे तो अपने आप 92 बन जाएगा। क्लियर, तो आप इसे याद रख सकते हो। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको याद कैसे करेंगे, कि तू शुरू तो कर मैं आया, ऐसे ट्रिक है। तू शुरू तो कर मैं आया। तू से तमिल, एस से संस्कृत, तो से तेलुगु, के से कन्नड़, एम से मलयालम, ओ से ओडिया। इसको मैंने जैसे याद रखा है, वो याद रखा है टसक टम्बू से। कैसे याद किया, टसक टम्बू। एक टी का मतलब क्या है, तेलुगु, एक टी का मतलब क्या है, तमिल है। एक एस का मतलब संस्कृत है, के का मतलब कन्नड़ है, एम का मतलब मणिपुरी है, सॉरी मलयालम है, और डी का मतलब आ जाएगा ओडिया। टसक टम्बू, TMO, ये ओ है, इसका मतलब ओडिया की बात कर रहा है। और 5 नई लैंग्वेज ऐड हुई थी, कौन कौन सी, पाली लैंग्वेज हो गया। पाली लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से है। प्राकृत किससे है, प्राकृत जो भाषा है वो बौद्ध धर्म से है। उल्टा बोला क्या, प्राकृत जो है वो जैन से है, सॉरी, प्राकृत है वो जैन से है। पाली बुद्ध धर्म से आती है। उसके बाद में मराठी, आसामीज और बंगाली। इसको याद करने का तरीका है MBA। एम का मतलब क्या आ जाएगा, मराठी। देखो मलयालम पहले से है, मराठी नहीं आई है। उसके अलावा बी का मतलब बंगाली लगाई है और असमीज अलग है। क्लियर है। चलिए आगे तरफ चलते हैं, शेड्यूल नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। अब 8 तक तो हो गई है, अब नए चेंज हो गए थे, तो टोटल 12 बने थे। तो प्रोविजन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम। पहले लोगों के पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, तो उस लैंड रिफॉर्म और जमींदारी सिस्टम के लिए नवा शेड्यूल आया था,
और ये पहला कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट एक्ट था 1951 के अंदर। तो 51 रुपए का प्रसाद से डाल दिया, एक तरीके से याद रख सकते हो, पहला कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट एक्ट था। उसके बाद शेड्यूल नंबर 10 की बात करूँ तो प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। यानी कोई एमपी एमएलए पहले मान लो सपोज दैट बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था, तो वो जैसे ही चुनाव जीता वो कांग्रेस में चला गया, तो ये एंटी डिफेक्शन का डिफेक्शन का उसके ऊपर केस लेगा। तो ये जो किया गया था वो शेड्यूल नंबर 10 में एड ऑन हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अब बताओ पहला कब हुआ था? 1951 में। एक और 51 52 हो गए, तो 52 पोस्ट अमेंडमेंट देखने को मिले 1985 के अंदर। उसके बाद में 11 जो हुआ था वो प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत, पंचायत से रिलेटेड है। और पंचायत से रिलेटेड है कौन सा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके अंदर 29 फंक्शनल मैटर डिस्कस हुए। उसके बाद आता है शेड्यूल नंबर 12, प्रोविजन रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज का मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के अगला ही हुआ था म्यूनिसिपैलिटी। और वो 1992 में हुआ था। 18 फंक्शनल मैटर्स थे इसके अंदर। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पहला जो 9th की बात करें तो 1951 के अंदर, दूसरा 52 कॉन्स्टिट्यूशन 1985 के अंदर, फिर 73 74 था 1992 में। दोनों ही 1992 की है, दोनों के दोनों। एक में 29 फंडामेंटल फंक्शन मैटर, ऐसे याद कर देना। 92 का उल्टा कितना होता है? 29 होता है। और उसके अंदर कौन सा आ जाएगा? 18 फंक्शनल मैटर आते हैं। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। तीन जो लिस्ट की हमने बात की थी वो कौन कौन सी है? तो यूनियन लिस्ट हो गई। यूनियन लिस्ट के अंदर देखो यूनियन के बारे में बातें होती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारा कुछ क्या है? सेंटर के अंडर आता है, तो सेंटर वाले ग्रुप बनाएंगे यूनियन वाले। आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, एयरवेज हो गया, इंटरस्टेट ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड माइंस हो गया, और सेंसस हो गया। अब सबको पता है ये सेंटर पे डिपेंड होते हैं, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो सेंटर के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। लेबर और माइंस का थोड़ा याद रखना कि किसी भी जगह पे लेबर और माइंस का रेगुलेशन करना है तो वो सेंटर ही डिसाइड करता है। स्टेट लिस्ट के अंदर कैसे याद रखोगे? पब्लिक ऑर्डर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, पेलग्रिम्स हो गया, लिकर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, बैटिंग और गैम्बलिंग हो गया। तो ये सारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। याद करने का तरीका क्या है कि कुछ पिलग्रिम्स जो है वो आए थे यहाँ पर एग्रीकल्चर और फिशिंग करने के लिए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पब्लिक ऑर्डर को खराब किया, क्योंकि उन्होंने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। वो लिकर पीने लग गए और बेटिंग और गैबलिंग करने लगे। ऐसे याद करोगे तो पेलग्रिम याद हो गया। पेलग्रिम आए थे तो क्या हुआ था? वो आए थे एग्रीकल्चर और फिशिंग के लिए, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को खराब कर दिया। लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बेटिंग और गैम्बलिंग करने लग गए, लिकर करने लग गए, लिकर एंड दारू वाला सिस्टम, और हेल्थ को खराब करने लग गए। क्लियर है? आगे तरफ बढ़ते हैं, बात है कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है। कॉन्करेंट का मतलब हो गया तो यूनियन और स्टेट दोनों अगर लॉ बनाते हैं उसपे, तो कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। जैसे कि मैरिज और डिवोर्स हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी हो गया, ट्रेड एंड लेबर डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, वेट एंड मेजर हो गया। तो लगभग में अगर ध्यान से देखो तो एंड का यूज हो रहा है, तो एंड वाले अगर देखने को मिले तो कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि एक जना डिसाइड नहीं कर सकता, दोनों को मिलाकर बनाना पड़ेगा। जैसे मैरिज और डिवोर्स की बात करते हैं तो एक के समझ थोड़ी आएगा। मामला पेचीदा फंसा हुआ है, मेरी शादी भी हुई उसके बाद डिवोर्स वगैरह मामला, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसके अलावा ट्रेड और लेबर का हो गया, बैंकरप्सी का हो गया, यानी किसी के पास जिसने बहुत बड़ा लोन लिया जैसे विजय माल्या, वो पैसा नहीं दिया, तो उसमें कौन सा? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी वाला। इसके अलावा बिजली का हो गया, पढ़ाई का हो गया, वेट और मेजरमेंट का हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। एक लिस्ट और भी होती है जिसको अपन बोलते हैं रेसिड्यू लिस्ट। अब रेसिड्यू लिस्ट क्या होता है बताओ? These subjects are not included in union, state and concurrent। जो तीनों लिस्ट के अंदर ही नहीं है, इंक्लूड नहीं है, उनको रेसिडुअल लिस्ट में डालते हैं। और इसमें जो लॉ मेकिंग का पावर होता है वो ओनली ऑन पार्लियामेंट के पास ही होता है। क्लियर है? चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, तो वो कौन कौन से हुए थे? जो स्टेट लिस्ट से किस में चले गए थे? कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए थे। जैसे हमने बात की थी एजुकेशन की, फॉरेस्ट की बात कर लो, वेट और मेजरमेंट की बात कर लो, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स की बात कर लो, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर लो। ये पांच के पांच जो सब्जेक्ट हैं वो 42 कॉन्स्टिट्यूएंट जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब स्टेट लिस्ट किस में चले गए थे? कॉन्करेंट लिस्ट में। याद हो जाएगा। एजुकेशन की बात करेगा, जैसे मान लो जंगल में जाके आप पढ़ाई कर रहे हो, तो साधु संत लोग क्या करते हैं? जंगल में एकांत जगह बैठ के आराम से स्टडी करते हैं। तो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया। और फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं वाइल्ड वाले,
फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वेट एंड मेजरमेंट। चलिए अब आता है कि ट्रिक याद करने की, कि क्या ट्रिक रहेगी इसकी। तो ट्रिक याद करने की बहुत ही बेसिक है। याद करना है तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 शेड्यूल थे। ई का मतलब टेरिटरी, ई का मतलब एमिल्यूमेंट्स, ए का मतलब अफर्मेशन एंड ओथ। यानी जो हमने अभी तक शेड्यूल डिस्कस किए हैं ना ये वाले, उनको एक धागे के अंदर पिरोएंगे तो कैसे पिरोएंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। इसका मतलब आर का मतलब राज्यसभा की सीटें की एलोकेशन की बात कर रहा है, एस का मतलब शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है, अगले के अंदर अदर शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है, फिर फेडरल प्रोविजन यानी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट 3 लिस्ट की बात करता है, 8वां ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, 9वां लैंड प्रोविजन जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1951 हुआ था, फिर डिफेक्शन कब हुआ था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन 1985 हुआ था, पं, पंचायत 73 के अंदर हुआ था 1992 में, 29 फंडामेंटल सब्जेक्ट थे उसके अंदर। और फिर आता है एम म्यूनिसिपलिटी जो कि 12वां हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 74वां हुआ था 1992। क्लियर है। तो आई होप आपको अच्छे से ये जो वाला लेक्चर आज का समझ आ गया हुआ है, जिसके अंदर हमने ओनली ये डिस्कस किया है कि जो सेलाइन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या है। क्लियर है। बाकी आप इंग्लिश की क्लासेस के आराम से फॉलो कर सकते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर आने के फुल चांसेस है, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो चीजें पूछी गई है। उसके अलावा आप मैथमेटिक्स क्लास को फॉलो कीजिए, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल तीसरा लेक्चर भी आ जाएगा, और इस टाइप से इंडियन पॉलिटी का अगला जो लेक्चर है वो हम देखने वाले हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से क्या चीजें ली गई है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से आज की क्लास समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्राइवेट।